Hello, everyone. Once again, myself, Nishant Goswami from Reinforce Group. Hope you all, my beloved engineer followers and students, and all people are safe and taking all the precautions to be prevent yourself from this very pandemic COVID-19. As we notified in the early in the day that today we will take a session regarding tendering and its procedure, its basic procedure. So I will proceed further. Hope you will enjoy this session, and this session will be definitely beneficial for you all guys regarding the tender bidding. All the things I will get discussed in these sessions, from very basics to the professional level. I will proceed. So now I'm going to start about this session. Uh, So this is our topic today, tendering and basic procedure. Please follow our official YouTube channel and Facebook page also. And as much as you can share this live session, just please share and make awareness among your all the fellows mates and your friends about this training sessions. So please share this as much as possible. Please this share this session as much as possible. जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें आप लोग. हम लोग देखेंगे जैसे कि टेंडरिंग क्या होता है एंड उसका बेसिक प्रोसीजर क्या होता है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले ये हमें जानने की जरूरत होती है कि टेंडरिंग होता क्या है. व्हाट इज टेंडरिंग? सो टेंडरिंग पहले हम लोग जानेंगे टेंडरिंग क्या होता है. सो टेंडरिंग, व्हाट यू मीन बाय द टेंडरिंग? So it is an invitation from the client to the various contractors to bid the tender. ये एक proposal invitations होता है client के तरफ से. जितने भी वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं बिडिंग करने के लिए, अगर उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, उनके डिजायरेबल एस्टिमेटेड क्वांटिटी के हिसाब से वो अगर लेना चाहते हैं, तो सपोज कोई भी प्रोजेक्ट निकलता है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि फुलफिल रिक्वायरमेंट्स टेक्निकली क्वालिफाई होते हैं, वो लेना चाहते हैं. तो एक तरह का क्लाइंट एक प्रपोजल निकालता है, उस प्रपोजल को ही हम लोग टेंडरिंग बोलते हैं. What is tendering? It's an invitation proposal from client to the various contractors to bid the tender. To invite the contractors, जितने भी contractors उनको invitations एक तरह का proposal जाता है कि आप लोग आए और टेंडर को बिड करें. बिड मीन्स होता है टेंडर को कोट करना, रेट कोटेशन करना. जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आप लोग को शो कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे मैंने किया है टू बिड द टेंडर विद देयर स्पेसिफाइड रेट कोटेशन अगेंस्ट द बीओक्यू रिलीज बाय द क्लाइंट. क्लाइंट के तरफ से हमेशा बीओक्यू रिलीज होता है, तो एक इनविटेशन जाता है कि आप आए और मेरा जो कोटेशन है, मतलब जो क्लाइंट का कोटेशन है उसके अगेंस्ट में आप लोग रेट कोटेशन अपना डालें. आप अपना रेट बताएं. क्लाइंट अपना रेट बता दिया होता है, अपना रेट और स्पेसिफिकेशन तो बता दिया होता है. आप लोग यू हैव टू से योर कोटेशंस, मींस यू हैव टू शो योर कोटेशंस, यू हैव टू बिड द कोटेशंस according to your desirable specifications against my quotation. मतलब क्लाइंट का कोटेशंस होता है बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज, इसी के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना कोटेशन डालते हैं. तो एक तरह का टेंडरिंग एक तरह का इनविटेशन प्रपोजल होता है क्लाइंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. सी सिस्टम ऑफ टेंडरिंग प्रोसीजर क्या है, टेंडर प्रोसेस क्या है. जैसे टेंडरिंग प्रोसीजर जो होगा उसका क्या दो सिस्टम पे डिवाइड हो. आज के डेट में दो तरह के सिस्टम से टेंडर बिडिंग होता है. फर्स्ट होता है ई टेंडरिंग. आप नोट कीजिए, ई टेंडरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ इट इज ऑलमोस्ट 90% the clients are adopting this procedure, e-tendering systems. e-tendering systems को हम लोग e-procurement भी बोलते हैं. procurement एक तरह के वेबसाइट्स होते हैं, उसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं. तो जनरली इंडिया में दो तरह के वर्किंग डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. तो हर सीपीडब्ल्यूडी जो होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू होके आता है. तो उनका अलग एक प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स. और पीडब्ल्यूडी क्या होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट का अपने पीडब्ल्यूडी ऑफिसेज होते हैं, ऑफिशियल है. तो उनका भी हर गवर्नमेंट का, हर जैसे एग्जांपल हरियाणा, राजस्थान, बिहार, तो ये सारे गवर्नमेंट के अपना पीडब्ल्यूडी ऑफिस, उनका अलग प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट्स चलते हैं.
तो ई टेंडरिंग सिस्टम जो है ना, आज के डेट में ऑनलाइन टेंडरिंग होता है। ये मैं अभी आगे के सेशन में अभी तुरंत 10 मिनट बाद मैं शुरू करूंगा, प्रोसीजर बताऊंगा कि ई टेंडरिंग में क्या क्या चीज होता है। और ट्रेडिशनल ऑफलाइन टेंडरिंग सिस्टम जो होता है, जो कि बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, अभी आज के डेट में थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज बहुत तरह के रॉन्ग प्रैक्टिसेस होते थे। उसकी वजह से ट्रेडिशनल ऑफलाइन मतलब लोग जाके ऑफिस में टेंडर बिड करते थे। मतलब लोग, कॉन्ट्रैक्टर लोग ऑफिस में जाके इन अपेयरेंस होके टेंडर बिड कर देते। वहां पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती थी पहले, तो उसी को रेमेडीज में उससे ओवरकम होने के लिए आज के डेट में ई टेंडरिंग ज्यादातर कारगर है, मीन्स मोर एडॉप्टेबल एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑफलाइन। तो ट्रेडिशनल ऑफलाइन मीन्स ऑफिस में जाके टेंडरिंग बिड किया जाता है, और ऑनलाइन मीन्स ई टेंडरिंग सिस्टम जो है, जो कि आज के डेट में ज्यादातर यूज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर लोग को ऑनलाइन ही बिड करना होता है। मीन्स सपोज अगर 4 कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो चारों कॉन्ट्रैक्टर अपना ऑनलाइन बिडिंग करेंगे, एक दूसरे का किसी का पता नहीं चलेगा। तो वो ऑनलाइन बिडिंग होता है, ई टेंडरिंग बिडिंग होता है, ई टेंडरिंग सिस्टम होता है। आगे हम देखते हैं ई टेंडरिंग सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड्स हम लोग देखेंगे। हाँ, ये ई टेंडरिंग का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊं, ई टेंडरिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो ई टेंडरिंग का प्रोसेस आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है। द टेंडर प्रोसेस इज डिटरमाइंड, पहले टेंडर प्रोसेस डिटरमाइंड होता है, फिर टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होता है, फिर टेंडर का इन्विटेशन जाता है, फिर टेंडर रिलीज होता है। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्टर्स लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, किसके अगेंस्ट में, जो टेंडर हमारा निकला रहता है उसके अगेंस्ट में टेंडर लोग अपना, कॉन्ट्रैक्टर लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे, मतलब बिड करेंगे। उसके बाद से इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन होता है। मतलब इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन कभी भी होगा तो क्लाइंट डिसाइड करेगा कि किसको देना है प्रोजेक्ट। मतलब ये एक तरह का स्क्रूटिंग करता है कि किसको देना है। बहुत सारे वेरियस कॉन्ट्रैक्टर लोग बिड किए होंगे तो किसी एक को ही मिलेगा। तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, टेक्निकल बिडिंग देखा जाता है, फाइनेंशियल बिडिंग देखा जाता है, किसका ज्यादा अच्छा है, ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शंस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लाइंट। सो आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को ही मिलेगा। तो उसके बाद से नोटिफाइड बताया जाता है किसको मिल रहा है, डिब्रीफिंग किया जाता है, डिटेल में बताया जाता है कि क्यों दिया जा रहा है, जो कि आपका पोस्ट बिड मीटिंग में बताया जाता है। और उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक तरह का एग्रीमेंट होता है, दोज हु गॉट द प्रोजेक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, इट्स अ एग्रीमेंट बिटवीन फर्स्ट पार्टी एज ए क्लाइंट एंड द सेकंड पार्टी दोज हु गॉट द प्रोजेक्ट। वो तरह का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मीन्स उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के तरफ से कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए, प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग टेंडर प्रोसेस फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट जब टेंडर निकालने वाला होता है उसके पहले क्या क्या करता है क्लाइंट। क्लाइंट अभी टेंडर निकाला नहीं है, क्लाइंट को मीन्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट ले लेता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट को सपोज टेंडर निकालना है, उसके पहले क्या क्या उसे बनाना पड़ेगा ताकि वो टेंडर निकाल सके। तो आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको डीपीआर भी बोलते हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेंडर रिलीज करने के पहले क्लाइंट को ये सारे चीज, 5 चीज बनाने होते हैं। तो पहला है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर। इसमें क्या होता है, सारा तरह का, हर तरह का आपका डिटेलिंग दिया होता है, साइट के बारे में, साइट इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में। मतलब वहाँ का जो जो कंडीशन है प्रोपोज्ड जगह पे, जहाँ पे प्रोपोज साइट होने वाला है, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वहाँ के बारे में सारा डिटेल दिया होता है। ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता है। तो ये चीज जानना, ये हमेशा क्लाइंट की तरफ से बन के आता है, डीपीआर। सेकंड है हमारा ऑल ड्राइंग्स विथ नेसेसरी स्पेसिफिकेशंस। ऑल ड्राइंग्स में क्या आ गया, जनरली कंस्ट्रक्शन में 3 तरह के ड्राइंग्स मैं हमेशा बताता हूँ और होता भी है। जैसे फर्स्ट होता है हमारा आर्किटेक्चरल प्लान। ये भी आपका आर्किटेक्चरल प्लान बन के आएगा, क्लाइंट की तरफ से ये बनाया जाता है, क्लाइंट बनाता है टेंडर निकालने के पहले। और स्ट्रक्चर ड्राइंग, और तीसरा एमईपी ड्राइंग। तो ये सबको पता होगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होता है। आर्किटेक्चर ड्राइंग में लेआउट प्लान्स दिया होता है, डोर, विंडो, इंटीरियर वर्क्स हम लोग निकालते हैं।
और स्ट्रक्चर ड्राइंग आरसीसी मेंबर्स के ड्राइंग्स होते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, मींस व्हाटएवर द आरसीसी मेंबर इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट पर्टिकुलर आरसीसी मेंबर्स ड्राइंग्स विल बी get done by the client before the tendering with all necessity specifications कि specifications में grade of concrete आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरियाज आ गया, हर चीज विथ नेसेसिटी स्पेसिफिकेशंस के साथ ड्राइंग बनता है। अभी टेंडर निकला नहीं है, टेंडर निकलने की पहले की बात हो रही है, तो क्लाइंट टेंडर निकालने के लिए ये चीज रेडी करता है, गवर्नमेंट ये चीज रेडी करेगा। पहला डीपीआर बन गया, दूसरा ड्राइंग बनेगा, और थर्ड जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, मतलब एक तरह का टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करता है क्लाइंट कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट होने जा रहा है इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है कि इस टाइप के इस क्लास के कॉन्ट्रैक्टर ही बिड कर सकते हैं, वैसे कॉन्ट्रैक्टर बिड कर सकते हैं जिसका सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स 10 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो, पर्टिकुलर इतना इक्विपमेंट्स होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के पास, इतना मैन पावर होना चाहिए, ये सारा तरह का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस में जिक्र होती है, जो कि बनाया जाता है, क्लाइंट बनाता है टेंडर रिलीज होने के पहले। और फोर्थ वेरी नेसेसरी, जितने भी फाइनेंशियल बिडिंग होता है, बीओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का क्लाइंट का बजट होता है जो कि टेंडर निकालने से पहले बीओक्यू भी इसको रेडी करना होता है, जो कि क्वांटिटी सर्वे है, बीओक्यू बनाता है क्लाइंट के लिए। क्लाइंट का क्वांटिटी सर्वे क्या करेगा, क्लाइंट का बजट बताएगा, बजटिंग बनाएगा कि क्लाइंट का बजटिंग क्या है, क्लाइंट का बजट क्या है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर लोग को बता सके भाई मेरा बजट ये है, आप लोग अपना अपना बजट बताइए। तो जो बिडिंग होता है ना, एक चीज जस्ट कीप इन योर माइंड, जो भी बिडिंग होता है, हमारा फाइनेंशियल बिडिंग होता है, वो यही बीओक्यू पे होता है। बीओक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बीओक्यू पे ही बिडिंग होता है, टेंडर जो बिड किया जाता है, तो फाइनेंशियल बिडिंग जो होता है वो बीओक्यू पे ही होता है, क्लाइंट के बिल ऑफ क्वांटिटीज पे ही होता है। क्लाइंट का जो बीओक्यू होता है, जो क्लाइंट के तरफ से जो क्लाइंट का बजट होता है, उसी के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टर्स लोग बिड करते हैं, अपना अपना रेट कोटेशन डालते हैं। तो ये बीओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग आगे के सेशंस में बीओक्यू का भी चर्चा करेंगे। और लास्ट पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है एनआईटी। एनआईटी मींस होता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एक तरह का नोटिफिकेशन रहता है जो कि ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के थ्रू निकाला जाता है। तो ये सारा पांच जो चीज था बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, क्लाइंट को हमेशा बनाना होता है टेंडर रिलीज करने के लिए। पहला था डीपीआर, सेकेंड था ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, थर्ड था टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वर्क। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वर्क में जितने भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, रिक्वायरमेंट्स आता है, क्लाइंट क्या चाह रहा है, फिर आप इतने टाइप्स में सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स करने का एक्सपीरियंस कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कितना है, ये सब टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस में आता है। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बीओक्यू, क्योंकि टेंडर जो भी कोटेशंस होगा क्लाइंट के तरफ से वो बीओक्यू पे ही होता है फाइनेंशियल बिडिंग के दरमियान। और लास्ट है एनआईटी, एक तरह का नोटिस होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं फिर। तो ये सब था टेंडर निकालने के लिए, ये सब चीज क्लाइंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारा सारा था, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये टॉपिक देखेंगे, इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन द नोटिस, टेंडर नोटिस। हमारा टेंडर नोटिस जो आता है, जो कि ई प्रोक्यूरमेंट साइट्स पे रहता है टेंडर नोटिस, उसमें क्या क्या रहता है वो चीज देखते हैं हम लोग। तो जो भी मैं एनआईटी बोल रहा हूँ ना, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, उसमें ये सारा चीज आपको मैं अभी लाइव भी दिखाऊंगा। लाइव मैं प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट खोलूंगा किसी भी स्टेट का, उसमें दिखाऊंगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन द टेंडर नोटिस मींस नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में ये सारा चीज रहता है। जो ई प्रोक्यूरमेंट में अभी ऑनलाइन वेबसाइट्स खोलूंगा, उसमें ये सारा चीज आपका कोई भी प्रोजेक्ट का उठाऊंगा मैं एग्जांपल, किसी भी प्रोजेक्ट का हम लोग, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ एनी काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट of any state. So we will notice that these all things will be given in that particular NIT.
सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इनवाइटिंग टेंडर। जैसे हमारा ई प्रोक्यूरमेंट है ना, सिर्फ सिविल वर्क्स का ही उसमें टेंडर नहीं आता है, मैकेनिकल का भी आता है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स का भी आता है, ऑल टाइप्स ऑफ रिलेटेड टू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जितने भी तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं सब क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन वाले हैं तो हमें सबसे पहले सर्च करना होगा कि हमारे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है कि नहीं, मतलब सिविल वर्क्स है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स है कि नहीं। तो नेम ऑफ द वर्क, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दिया रहता है उसमें कि किस डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट है। तो हमें सिविल का है तो सिविल पे हम लोग टेंडर सर्च करेंगे, टेंडर एनालिसिस करेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले अपना इलेक्ट्रिकल का देखेंगे, मैकेनिकल वाले अपना मैकेनिकल देखेंगे। फिर सेकेंड, उस नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में दिया रहेगा नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम प्रोजेक्ट का क्या नाम है और किस लोकेशन पे प्रोजेक्ट होगा, मतलब प्रपोज साइट क्या होगा। थर्ड हमारा रहेगा लास्ट डेट ऑफ बिड सबमिशन एंड बिड ओपनिंग डेट। हमारा बिड सबमिशन मीन्स होता है कि हमारा लास्ट डेट कब है टेंडर बिड करने का, टेंडर फिल करने का लास्ट डेट कब है, ये भी उस नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में दिया रहता है, जो कि मैं अभी ऑनलाइन दिखाऊंगा। और दूसरा बिड ओपनिंग डेट मीन्स उस दिन पता चलता है कि किसको ये प्रोजेक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है मिलने। बिड ओपनिंग डेट उसी दिन हमें पता चलता है हमें मिला है या नहीं मिला है। फोर्थ है हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट्स का कॉस्ट भी दिया रहेगा कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स का क्या कॉस्टिंग रहेगा। फिफ्थ हमारा टाइम कंप्लीशन, उसमें डेफिनेटली एनआईटी में दिया रहेगा कि ये वर्क पीरियड कितना दिनों का, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या है और किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेबर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मटेरियल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्न की प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आपका आइटम रेट वाइज होता है, फिर आपका बहुत सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे। क्यूसीबीएस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नेक्स्ट मतलब आज के सेशन में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स का एक अलग ही सेशन रखेंगे, उसमें मैं जिक्र करूंगा कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या था, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में आपका ड्यूरेशन दिया रहेगा, दूसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया रहेगा। सिक्स्थ, ईएमडी। ईएमडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप नहीं बोल, मतलब एक तरह का एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करवाता है क्लाइंट। टेंडर बिड, जो भी टेंडर बिड करने जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, उन लोग को सर्टेन अमाउंट बिड करना हो, मतलब डिपॉजिट करना होता है। टेंडर बिड करने से पहले आपको सर्टेन अमाउंट कुछ फिक्स रहता है, जो कि हर कॉन्ट्रैक्टर्स को, अगर 10 कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को बिड करने जा रहे हैं तो 10 कॉन्ट्रैक्टर को वो आपको सर्टेन अमाउंट जो कि डिसाइडेड रहता है क्लाइंट की तरफ से, वो नोटिस में दिया रहता है कि कितना अमाउंट आपको डालना है, तो वो आपको अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। हालांकि आपको ये अभी कंफर्म नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप बिडर हो, तो आपको वो ईएमडी सर्टेन अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। हालांकि जनरली जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, मतलब 10 में से एक ही को मिलेगा, बाकी के 9 कॉन्ट्रैक्टर्स को वो ईएमडी रिफंड कर दिया जाता है विदाउट इंटरेस्ट। तो वो ईएमडी रिफंड कब किया जाएगा, तो वो भी नोटिस में दिया रहता है कि 28 दिन या 30 दिन या 60 दिन के अंदर आपको दिया जाएगा। ये नहीं है कि अगर उसमें 28 दिन दिया है तो आप 28 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा ईएमडी वापस लेने के लिए। लेकिन definitely it will be refundable if you want, if you don't means if you didn't get the project, definitely you will get refundable of your EMD। ओनली एक केस में EMD नहीं मिलता है, अगर आप इरेगुलरिटीज किए हैं, गलत इंफॉर्मेशन आपने दिया है, या आप फेक कंपनीज हो, या आपके कुछ बिडिंग प्रोसीजर में इरेगुलरिटीज है, तो आपका EMD को जब्त कर लिया जाएगा। और दूसरा, उसका EMD नहीं मिलता है जो कॉन्ट्रैक्टर विनर होता है, बिडर, मतलब जो बिड कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलने जा रहा है, उसको ईएमडी को ना रखा जाता है, उसको दिया जाता है बाद में, वंस यू विल गेट द कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ईएमडी मींस क्या होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये सबसे पहले क्लाइंट डिपॉजिट करवाता है। क्यों डिपॉजिट करवाता है, फॉर द जस्ट एक्यूरेसी पर्पस। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगा, ईएमडी को डिटेल में मैंने वैसे बताया है। ईएमडी मींस होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि हर कॉन्ट्रैक्टर्स को डिपॉजिट, सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। सर्टेन अमाउंट क्या है, जनरली 2 से 6% तक, 2% या 3% या 4% या 6% तक ऑफ बीओक्यू अमाउंट, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है क्लाइंट के तरफ से, कि ये प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट सपोज 1 करोड़ है,
तो उसका 2% आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब बिडिंग करने से पहले आपको वो पहले सर्टेन अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो वो रिफंडेबल हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन वो रिफंडेबल वो टाइम ड्यूरेशन जो कि पहले से वैलिडिटी दिया गया है उसी टाइम ड्यूरेशन में दिया जाएगा। 28 दिन है तो 28 दिन के अंदर में आपको मिलेगा। आप क्लेम नहीं कर सकते हो 28 दिन के पहले कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा अभी तक। वो 28 दिन तक आपको वेट, यू हैव टू वेट अप टू द 28 डेज। नेक्स्ट है टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स रहेगा एनआईटी में, और प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा उस एनआईटी में। तो एनआईटी आपका ई प्रोक्यूरमेंट साइट्स पे आपको अवेलेबल है, जो कि मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाऊंगा उसमें। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो मैंने बताया है अभी, इट इज अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिटेड along with the tender documents to the client by every contractors those who willing to participate in the tendering process। जो भी कॉन्ट्रैक्टर बिड होने जा रहा है, बिड करने जा रहा है, उस सबको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। दिस मनी इज अ गारंटी अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टर्स टू टेक अप टू द प्रोजेक्ट्स। अगर ये एक तरह का गारंटी होता है। ये सर्टेन अमाउंट रख क्यों रखता है ईएमडी, तो एक तरह का ये है कि आप कभी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के ना भागे, या किसी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो वो एक तरह का काट लेगा उस समय। जनरली मैंने लिखा है यहाँ पे 2 से 6% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज द ईएमडी। तो यही होता है ईएमडी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो अकॉर्डिंग टू देयर रजिस्ट्रेशन और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट है। तो जनरली 3-4 तरह के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी तक। तो कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, कितने प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, या क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, या क्लास 3 के लिए है, या क्लास 4 के लिए। एक तरह का अलग भी एक प्रोजेक्ट आता है, उसको बोलते हैं प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। उसमें क्या होता है कि आपको कोटेशंस जो बीओक्यू आता है वो सर्टेन मतलब एक फिक्स कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ही आता है। तो इसमें टेंडर रिलीज होने से पहले ही वो पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ उस क्लास के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है। जैसे कि मैंने दिया है रिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर्स, तो वो एक तरह का गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स वो पहले से फिक्स हो जाता है कि ये जो टेंडर है ये सर्टेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही है, तो वही बिड कर सकता है। और थर्ड है हमारा ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें क्या है, टेंडरिंग प्रोसीजर ना होके इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्टर लोगों को शुरू से मतलब बीओक्यू भी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग बनाएंगे, डिजाइन विजाइन ड्राइंग व्राइंग सब बनाना होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को। और सब अपना सपोज 10 कॉन्ट्रैक्टर तो 10 कॉन्ट्रैक्टर को एवरी 10 कॉन्ट्रैक्टर्स हैव टू कम विद देयर डिजाइन, with their own BOQ, with their own specifications to nearby the client, and then later on client will decide to whom I will going to give the project। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, उन लोगों को अगर ईपीसी प्रोजेक्ट है तो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए ना 10 अगर एग्जांपल के तौर पे 10 कॉन्ट्रैक्टर हैं तो 10 कॉन्ट्रैक्टर को अपना खुद बजटिंग करना होगा, खुद अपना कोटेशन करना होगा स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, खुद ड्राइंग बनाना होगा, और फिर क्लाइंट के पास सबमिशन करना होता है। जिसको अच्छा मतलब क्लाइंट डिसाइड करता है, जिसको वो चाहेगा उसको दे सकता है। तो इसमें टेंडर प्रोसीजर मतलब इसमें क्लाइंट का बीओक्यू ना होके कॉन्ट्रैक्टर के बीओक्यू पे ही काम होता है। तो ये सब हमारा ये था क्वालिफिकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ बीओक्यू, आइटम रेट वाइज बीओक्यू और परसेंटेज रेट वाइज बीओक्यू। ये मैं अभी आपको बताऊंगा आइटम रेट वाइज बीओक्यू क्या होता है, ऑनलाइन प्रोसीजर में बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑनलाइन प्रोसीजर, देखते हैं ऑनलाइन प्रोसीजर में क्या होता है। ऑनलाइन प्रोसीजर पे मैं जा रहा हूँ, तो ऑनलाइन प्रोसीजर पे चलता हूँ मैं।
देखिए ऑनलाइन पोर्टल पे मैं जा रहा हूँ, देखिएगा क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ई टेंडर हरियाणा खोल के रखा हूँ, इसे ही बोलते हैं, इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट, ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम हर स्टेट का अपना एक ये फॉर्मेट होता है ऑनलाइन टेंडरिंग का। तो मैंने हरियाणा गवर्नमेंट का खोल लिया, यहाँ पे ई टेंडर हरियाणा करके मैंने ओपन किया। तो इसमें अब देखेंगे ये अभी एकदम लेटेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है ये। इसी में अभी प्रोसीजर हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ देखेंगे लेटेस्ट टेंडर्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग की स्क्रीन पे लेटेस्ट टेंडर, और ये लेटेस्ट कॉरिजेंडम्स। लेटेस्ट टेंडर्स मीन्स होता है कि ये अभी रिसेंट का टेंडर आया हुआ, सारा डिटेल इसमें दिया रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे टेंडर टाइटल है, मतलब प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रहेगा, और रेफरेंस नंबर्स, और क्लोजिंग डेट, मतलब किस दिन बिड क्लोज हो जाएगा, लास्ट डेट क्या है, और बिड ओपन कब होगा, मतलब किस दिन पता चलेगा कि हमें प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इससे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लेटेस्ट टेंडर में, ये लेटेस्ट टेंडर मीन्स होता है कि रिसेंट, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट टेंडर अपडेट्स एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट में हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का आपका टेंडर्स आया हुआ है। हर 15 मिनट में आपका रिफ्रेशमेंट होता है टेंडर्स का। तो इसमें देखेंगे हम लोग, डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है लेटेस्ट कॉरिजेंडम्स। लेटेस्ट कॉरिजेंडम्स क्या होता है कि टेंडर जो आया रहता है उसमें कोई भी अगर रिगार्डिंग टेंडर रिलीज होने के बाद कुछ भी चेंज हो रहा है, जैसे बीओक्यू में कुछ अगर चेंज हो गया या कोई नोटिफिकेशन में कुछ चेंज हो गया, तो इसमें ही लेटेस्ट कॉरिजेंडम्स में आके देखते हैं। तो इसमें मैं प्रोसीजर अभी बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रोसीजर होता है ऑनलाइन बिडिंग का। सबसे पहले इस पे क्लिक कर दिया मैंने, मोर पे। अब यहाँ देखेंगे लेटेस्ट टेंडर्स, यहाँ पे देखिए ई पब्लिश डेट, ये 10 अप्रैल है। आज अभी कुछ देर पहले का है, 5 बजे, अभी तो 7 बज रहा है, तो 5 बजे तक का ये 5 बजे ये टेंडर आया हुआ है। इसमें हर तरह का टेंडर आया रहता है, नॉट सिविल वर्क्स ओनली, इलेक्ट्रिकल का भी आता है, मैकेनिकल का भी रहता है, प्लम्बर, मतलब हर तरह का टेंडर, सिविल का भी रहता है, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का भी रहता है। तो हम लोग देखते हैं अभी अपने डिपार्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट लेके, अभी हम लोग ऑनलाइन देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 8 अप्रैल को आया हुआ ई पब्लिश डेट मीन्स 8 अप्रैल को ये प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है, जो कि उसको बिड सबमिशन लास्ट डेट है, मतलब लास्ट बिडिंग का डेट है 15 अप्रैल 6 बजे तक। और टेंडर किस दिन पता चलेगा किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट, तो वो 17 अप्रैल को पता चलेगा, टेंडर ओपनिंग डेट। कंस्ट्रक्शन, ये प्रोजेक्ट का टाइटल है कंस्ट्रक्शन ऑफ अंबेडकर भवन इन बल्लभगढ़। इस प्रोजेक्ट पे हम लोग चलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे हम लोग आ गए। तो यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट। मैंने अभी कुछ देर पहले पीपीटी में बताया था कि किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट रहेगा, वो भी नाम दिया रहता है, टेंडर आईडी दिया रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेंडर आईडी आपका पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में नोटिफाइड रहता है। टेंडर टाइप, टेंडर ये ओपन टेंडर है, मतलब हर तरह के कॉन्ट्रैक्टर ये बिड कर सकते हैं, ठीक है। टेंडर का कैटेगरीज क्या है, वर्क्स जनरलिस्ट, हमारा कंस्ट्रक्शन जो है ना वो वर्क डिपार्टमेंट में आता है, तो टेंडर का कैटेगरी क्या है, वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से, मतलब कोई भी पेमेंट का लेन देन एसबीआई बैंक के थ्रू होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी प्रोजेक्ट टेंडर आता है, तो वो वहां पे दो तरह के कवर्स दिए होते हैं। पहला कवर होता है टेक्निकल और दूसरा होता है फाइनेंशियल। ये कवर पहले आपको समझना है कवर क्या होता है। ये कवर एक तरह का दो सिस्टम होता है। फर्स्ट सिस्टम में टेक्निकल बिडिंग रहता है, सेकंड सिस्टम में फाइनेंशियल। टेक्निकल बिडिंग में क्या रहता है कि जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो कि क्लाइंट बनाया था टेंडर रिलीज होने के पहले, उस टेंडर डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट का टेक्निकल क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब होता है टेक्निकल बिडिंग। तो जितना भी टेक्निकल क्राइटेरिया है, जैसे कि नंबर ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आपने कितना किया है, तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है 10, तो अगर आप 10 से ज्यादा किए हो या 10 किए हो तभी आप एलिजिबल हो। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट सरकार के तरफ से, क्लाइंट के तरफ से है कि आपके पास जेसीबी 5 होनी चाहिए, आपके पास 5 या उससे ज्यादा है तभी आप एलिजिबल हो टेक्निकली मतलब क्वालिफाई पहले हमें करना होता है। दूसरा फाइनेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फाइनेंशियल मींस रेट एनालिसिस करके रेट कोटेशन किया जाता है, जो कि सरकार का जो बीओक्यू यहाँ पे दिया है, इसी बीओक्यू पे हमें कोटेशन करना होता है, दैट इज बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो ये दो चीज आपका एनआईटी में दिया रहेगा, और ये है क्या, इसको एनआईटी बोलते हैं, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। अब चलते हैं यहाँ पे नीचे। तो टेंडर का फी है, मतलब टेंडर डालने का एक फॉर्म का फी होता है 6000 है। प्रोसेसिंग और सेसिंग जीएसटी वीएसटी हो के 1000, आपको इतना एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा रहा है 1180 रुपए। और ये सब चीज पेबल होगा आपके ऑफिशियल जो कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद है, वहाँ उनके यहाँ हमें पेमेंट करना होगा। अब जो मैं बात कर रहा था ईएमडी का, तो देखिए ईएमडी है ना यहाँ पे, इस बल्लभगढ़ में जो प्रोजेक्ट है अंबेडकर भवन, उसके लिए सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ईएमडी देना पड़ेगा। ईएमडी क्या है, 1,83,400 रुपीज आपको पे करना होगा। चाहे आप प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात का चीज है, आप बिड करने जा रहे हैं तो आपको पहले ये प्रोसीजर, पहले आपको ईएमडी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ईएमडी डिपॉजिट करना बहुत ही जरूरी है, अगर आप ईएमडी डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा बिडिंग के कंपटीशन में। नेक्स्ट देखिए, वर्क आइटम डिटेल, टाइटल बता है, प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है। टेंडर वैल्यू, टेंडर वैल्यू मींस होता है बीओक्यू का अमाउंट, क्लाइंट का टोटल बजटेड कॉस्ट क्या है, तो 91,66,000 है, 91,66,000। मतलब ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट है क्लाइंट के तरफ से, ये हमारा कोटेशन नहीं है, ये क्लाइंट का कोटेशन है कि अगर क्लाइंट के हिसाब से काम होता है तो 91,91,66,000 में टेंडर वैल्यू है, फिक्स कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप टेंडर है, लोकेशन बल्लभगढ़ है। आप देखो पीरियड ऑफ वर्क्स क्या है, 270 डेज। मैंने बोला था ना कि हर प्रोजेक्ट का आपका ड्यूरेशन दिया जाता है, एक माइलस्टोन डेट दिया जाता है, ड्यूरेशन दिया जाता है जो कि 270 दिनों का है। दूसरा है प्री बिड मीटिंग एड्रेस। और प्री बिड मीटिंग क्या होता है, इसको भी आपको जानना है। प्री बिड मीटिंग ये होता है कि जैसे कोई भी बीओक्यू निकला तो क्लाइंट एक समय देता है, एक ड्यूरेशन फिक्स कर देता है कि इतने तारीख को आपको यहाँ पे मीटिंग में आना है। उस प्री बिड मीटिंग में डिस्कशन किया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर लोगों से कि आप लोग एनालिसिस करके आइए बीओक्यू और ड्राइंग, अगर इसमें कोई भी इशू है तो आप प्री बिड मीटिंग, मतलब बिडिंग हुआ नहीं है, बिडिंग होने से पहले, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्टर लोग टेंडर डाले नहीं है, टेंडर डालने से पहले आप आके क्लियरिफिकेशंस कर सकते हो कि रिलेटेड टू द बीओक्यू। कोई बोलेगा सर नहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सर ज्यादा लेना पड़ेगा, या यहाँ पे सर ये मटेरियल नहीं लगेगा, या यहाँ पे डेप्थ कम है, तो ये सारा चीज टेक्निकली आप इशू आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो क्लाइंट से। अगर क्लाइंट अगर आपका डाउट्स या आपका जो क्वारीज जेन्युइन पाता है तो फिर से बीओक्यू रिवाइज करके आपको फिर से रिलीज करता है, तो वो प्री बिड मीटिंग में होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में प्री बिड मीटिंग मींस नॉन अप्लीकेबल है, मतलब नॉट अलाउड है, प्री बिड मीटिंग है ही नहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्री बिड मीटिंग होता है। तो यहाँ पे बिडिंग का आपका प्री बिड मीटिंग की चर्चा नहीं है, मतलब प्री बिड मीटिंग नहीं होगा। आप डायरेक्ट बीओक्यू रिलीज हुआ, आपका 10 दिनों का जो समय है उसी 10 दिन में आप कभी भी बिड कीजिए, प्री बिड मीटिंग के लिए आप नहीं आ सकते हैं, मतलब क्लाइंट की तरफ से ऑर्गेनाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है बिड ओपनिंग प्लेस, किस दिन कहाँ पे जाके पता चलेगा कि हमें प्रोजेक्ट मिला है या नहीं मिला है, तो वहीं पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद बल्लभगढ़ जोन में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स, और ये और क्रिटिकल डेट्स आपको बता दिया गया रहता है, पब्लिश डेट कब है, डॉक्यूमेंट्स कब पब्लिश आया है, 8 अप्रैल को है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था। बिड सबमिशन लास्ट 15 अप्रैल तक है, बिड सबमिशन का डेट 17 अप्रैल को आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हाँ, नेक्स्ट आता है टेंडर डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया टेंडर डॉक्यूमेंट्स में एनआईटी होता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, इसी को हमें डाउनलोड करना होता है जिसमें बीओक्यू रहता है। एक चीज मैं आप लोग को बताऊं कि दुनिया में कोई ऐसा ई प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है कि जो बिना बीओक्यू का आता हो। नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट कैन बी मींस नॉट अ सिंगल टेंडर कैन बी रिलीज विदाउट बीओक्यू। तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में भी हमारा बीओक्यू होगा। ये सब मैं ऑनलाइन अभी कर रहा हूँ, ये सारा चीज मैं ऑनलाइन प्रोसीजर कर रहा हूँ। तो हम लोग अभी डाउनलोड करते हैं बीओक्यू को, देखते हैं कि सरकार का इस प्रोजेक्ट जो बल्लभगढ़ में अंबेडकर भवन बनाना है उसका बीओक्यू क्या है और किस टाइप का बीओक्यू है, आइटम रेट वाइज बीओक्यू है या परसेंटेज रेट वाइज बीओक्यू है। तो पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं बीओक्यू को। फर्स्ट वी हैव टू डाउनलोड द
BOQ. So now we are able to download. So I will going to download this zip file. So इसी में हमारा BOQ और NIT होगा. तो पहले हम लोग BOQ देखेंगे, फिर NIT पे देखेंगे. पहले BOQ खोलते हैं. Open the BOQ. So मैंने BOQ खोल दिया, जो कि एकदम लाइव है. ये आपका BOQ जो ये एकदम लाइव है, जो कि आप देख सकते हैं. अभी डिटेल एक्सकेवेशंस, ये आपका बीडर नेम, आपको अपना कॉन्ट्रैक्टर को नाम देना होगा. और कंस्ट्रक्शन ऑफ अंबेडकर भवन, इसका टोटल अमाउंट परसेंटेज रेट वाइज में हमें BOQ करना है. ये आइटम रेट वाइज नहीं है. तो ये यहाँ पे हमारा सरकार का क्या है, 89,20,752 का ये प्रोजेक्ट है. तो हमें परसेंटेज रेट वाइज BOQ, देखिए परसेंटेज BOQ है, इसमें आइटम रेट वाइज नहीं है. इसमें आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि हम इससे कितना बिलो एक्सेस में डालना है या लेस में डालना है. सपोज लेस में डालना है, तो हम लोग एस्टिमेशन करने के बाद, जो कि आप ड्राइंग अवेलेबल है, ऑफिस में जाकर ड्राइंग्स ले सकते हैं. वहां से आने के बाद एनालिसिस करने के बाद, सपोज मैंने डिसाइड किया कि 5% बिलो हम लोग को डालना है. 5% बिलो हम लोग डाल सकते हैं प्रोजेक्ट. पहले तो हमें ये सेलेक्ट करना हो कि एक्सेस में होगा या लेस में होगा. तो लेस में हम लोग को 5% लेस में जाना है. 5% लेस में हमने जाना है. मतलब क्वांटिटी सर्वेयर, एस्टिमेशन इंजीनियर क्या किया, ड्राइंग के हेल्प से पूरा एस्टिमेट करेगा. और ये आइटम रेट वाइज BOQ नहीं है, ये परसेंटेज रेट वाइज BOQ है. हमें आइटम रेट वाइज कोटेशन नहीं कर सकते हैं. हमें लास्ट में सेलेक्ट करना होता है कि आप एक्सेस में जाएंगे या लेस में जाएंगे. तो मैंने एक्सेस में, सपोज मैंने एस्टिमेशन करके मैंने देखा कि मेरा 84 लाख में, लगभग 84,74,000 में मेरा ये प्रोजेक्ट होने वाला है. तो मैंने लेस में बिड कर दिया, 5.0% लेस कर दिया. और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लेस में ही बिडिंग होगा, एक्सेस में भी बिड होता है. तो ये बहुत लोगों का भ्रम होता है कि नहीं, लेस में ही हम करेंगे तो हमें प्रोजेक्ट, टेंडर प्रोजेक्ट मतलब हमें मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. ये दोनों चीज देखा जाता है, टेक्निकल भी देखा जाता है, फाइनेंशियल भी देखा जाता है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सेस वाले का भी, ये क्लाइंट का जो कॉस्ट है 89,00,000, इससे भी ज्यादा आपका, अगर 90 लाख 91 लाख भी आप दे रहे हो, तो अगर फिजिबिलिटी देखा जाता है, अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी क्लाइंट हो सकता है कि आपको एक्सेस वाले को भी प्रोजेक्ट दे सकता है. तो अब क्या है, ये BOQ कोटेशन करके हम लोग को सेव करना होता है. यहाँ पे कोई भी फाइल सेव कर दीजिए, कोई भी नाम से. सेव होने के बाद ये सेव हो गया. यहाँ पे कोई भी नाम से सेव कर दीजिए. सेव होने के बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए. सेव हो गया हमारा जो कोटेशन था. सेव होने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, ये टेंडर आईडी जो है, ये टेंडर आईडी है जो है, ये टेंडर आईडी कॉपी करना होता है. और होम में जाके हमें लॉगिन आईडी और कैप्चा डालना होता है. ये लॉगिन आईडी उसी के पास होता है जो इनरोलमेंट किया होता है बिडिंग, ऑनलाइन बिडिंग का, जो हरियाणा गवर्नमेंट के PWD के लिए बिडर इनरोलमेंट किया होगा. जो डिजिटल सिग्नेचर जिसके पास होगा, उस गवर्नमेंट, उस स्टेट के अंदर काम करने का, वो लॉगिन आईडी डालेगा, कैप्चा डालेगा. और जो मैंने BOQ सेव किया है, कोटेशन जो मैंने सेव किया, उसको अपलोड कर दिया जाता है. तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है बिडिंग करने का, जो कि मैंने बताया. तो इसमें एक और चीज मैं बताऊं, जो कि अभी दो चीज था, एक NIT था और दूसरा BOQ था. तो BOQ तो मैंने बताया कि बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है. BOQ पे ही एक सेशन मैं लूंगा, आइटम रेट वाइज BOQ क्या होता है और परसेंटेज रेट वाइज BOQ क्या होता है. आइटम रेट वाइज में हर आइटम्स का, हर स्पेसिफिकेशंस के अगेंस्ट में हमें कोटेशन करना होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट कभी लाइव सेशन में हम लोग देखेंगे कि आइटम रेट वाइज BOQ और परसेंटेज रेट में डिटेल में देखेंगे विद लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ. अभी फिलहाल आप हम लोग BOQ देखें, टेंडर कंपोनेंट्स जाने कि क्या क्या होता है, सारा डिटेल में जाने. अब थोड़ा सा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स पे चलते हैं. टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स मतलब NIT में आपको पता चलेगा, जो कि मैंने डाउनलोड किया था. फिर से हम लोग चलते हैं उसी प्रोजेक्ट पे, और उसका टेक्निकल हम लोग स्पेसिफिकेशंस डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ मैं. थोड़ा देखते हैं क्या है उसके टेक्निकल
डिस्क्रिप्शंस में क्या क्या है। हर प्रोजेक्ट का अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आता है, ये नहीं है कि सबका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेम ही होगा, तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स जिसको बोलते हैं। तो मैं एनआईटी खोल रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का एनआईटी खोला, तो आप देखें इस एनआईटी में देखिएगा आप लोग क्या है इसमें जो है हमारा बीओक्यू अमाउंट और प्रोसेसिंग सब होने के बाद 91.6 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट बैठता है, जो कि बीओक्यू अमाउंट और प्लस जीएसटी वीएसटी जो भी होगा सारा चीज लेके 91 लाख आ रहा है। वहीं ये टेक्निकल सारा चीज यहाँ पे जिक्र किया है, फिर से यहाँ पे बताया कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 15 को एक्सपायर होगा और 17 को आपको पता चलेगा, 16 को पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरा यहाँ पे जिक्र है, हर चीज का टेक्निकल, ये इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में सब चीज दिया है। फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशंस होता है बीओक्यू, जो कि आपने कोटेशन कर दिया। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात हो रही है, टेक्निकल इनवेलप की बात हो रही है, तो इसमें ये सारा चीज इसके टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, जो कि आपको ये सारा चीज फॉलो करना होता है। जैसे कि मैं 2-3 कोई भी चीज उठा के देखता हूँ, ये देखिए ये सारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अभी लाइव सेशन में ये सारा चीज जिक्र करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं कोई एक आध दो डिस्क्राइब करता हूँ। इन केस फाइनेंशियल बिड इज सबमिटेड बाय अ बिडर एंड टेक्निकल बिडर, earnest money deposit or other documents as required in accordance with the bid documents are not submitted, then the bidder would be debarred from further tendering in municipal corporation Faridabad for a period of minimum 2 years। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि पहले दिया हुआ है कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी बिड करना है, टेक्निकल बिड भी करना है, फाइनेंशियल बिड भी करना है, ये 3 चीज में से कुछ भी लैकनेस अगर होता है बिडर के तरफ से, तो ईएमडी तो जब्त होगा ही, साथ में आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा कि किसी भी टाइप के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स में, फरीदाबाद के प्रोजेक्ट्स में आप बिड नहीं कर सकते हो। तो ये सारा चीज आपका टेक्निकल दिया होता है, हर चीज दिया हुआ है। जैसे 22 नंबर आप पे देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर whose tender is accepted will be required to execute a contract deed in the prescribed form and will be required to furnish 5% security for the due fulfillment of this contract। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद, डिड साइन करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट डिड साइन करने के समय, बाद नहीं समय, 5% आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। या तो 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट कीजिए, या इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रनिंग पेमेंट्स। जो पेमेंट होगा आपको, हर वर्क ऑर्डर का पेमेंट होगा, उसमें से 5% आपका डिडक्शन काट के रखेगा एज ए सिक्योरिटी पर्पस, कि आप काम छोड़ के भागे नहीं। कॉन्ट्रैक्टर शुड नॉट स्किप द प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी रेजिमेंट रीजंस। तो इसलिए 5% सिक्योरिटी या तो आपको देना पड़ेगा, या आपकी जो रनिंग पेमेंट्स, जो आप रनिंग बिल बनाओगे उसमें 5% आपका काट के रखेगा, वो हालांकि दे देगा आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये सारा चीज टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ है, जो कि हर टेक्निकल के बारे में जिक्र है। ये 28 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, तो ये आता है, ये सारा चीज उसी प्रोजेक्ट्स में था, उसी प्रोजेक्ट्स में था जहाँ पे हम लोग देखे हैं, इसी में था, इसी चीज में था, प्रोक्यूरमेंट में। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा अंबेडकर भवन का प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट में आपका हमने क्या किया, डाउनलोड एज ए जिप फाइल, उसमें बीओक्यू था, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में हर तरह का टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया रहता है, उसे हमें दोनों चीज करना होता है, टेक्निकल बिड भी करना होता है और फाइनेंशियल बिड भी करना होता है। तो पहले टेक्निकल क्वालिफाई करना होता है। आप खुद से भी देख सकते हो कि टेक्निकली हम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर टेक्निकली क्वालिफाई आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज डोंट गो फॉर द बिडिंग प्रोसीजर, अदरवाइज यू विल बी गेट डिबार्डेड फॉर द 2 years। दैट इज वी हैव सीन इन द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एनआईटी।
जो कि दिया था। तो हर तरह का पेमेंट कैसे होगा, मोड्स ऑफ पेमेंट कैसे करेगा सरकार, कैसे आपको पेमेंट करेगा, कब कब पेमेंट करेगा, कितना कितना परसेंटेज पेमेंट करेगा, ये सब एनआईटी आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में दिया होता है, जो कि आपको एग्री करना होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम। एग्रीमेंट जब बनता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा आपको, तो उस समय आपको सारा चीज एक्सेप्ट करना होता है विथ एवरी टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द क्लाइंट रिलीज्ड। एंड बीओक्यू क्या होता है, फाइनेंशियल बिडिंग होता है। इसमें बीओक्यू पे अपना कोटेशन डालना होता है कि हम अगर सरकार का 91 लाख का प्रोजेक्ट है तो हम इस काम को कितना परसेंट बिलो में कर सकते हैं। तो जनरली दो तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं आज के डेट में। एक तो जानते हैं कि क्लाइंट हमेशा 10 से 15% तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट अपने बजट में तो इंक्लूड किया ही रहता है, चलो हम लोग लमसम डाल देते हैं, तो वो उनका प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है प्रोजेक्ट मिलने का, जो लमसम डालते हैं। अंदाज से डालते हैं, चलो 15% प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट तो कॉन्ट्रैक्टर को देता ही है, चलो 10% बिलो डाल दिए, 7% बिलो डाल दिए, बाकी का बचेगा तो प्रॉफिट तो होगा ही हमें, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। तो इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करके हमें टेंडर बिडिंग करना चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस कैसे होगा, तो प्रॉपर एनालिसिस के लिए पहले हमें कोटेशन जो सरकार का बीओक्यू है उसे एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर अपना रेट एनालिसिस करना होगा, अपने ड्राइंग से एस्टिमेशन टेकअप करके अपना रेट एनालिसिस करके विद कंपैरिजन टू मार्केट रेट, और अपना प्रॉफिट कितना आप रख रहे हो, सब चीज कैलकुलेट करके कम्युलेटिव क्वांटिटी वाइज रेट बना के फिर हमें अपना फाइनेंशियल बिड डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि सिंपल सा हमने परसेंटेज डिसाइड करके बिड कर दिया। फिर वो उसमें बहुत चांस रहता है लॉस का। आप लोग सुने होंगे बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर लोग माइनस में भी जाके काम लॉस में भी करता है। लॉस में जनरली क्या करता है, लॉस में ना करके वो फिर क्वालिटी पे आ जाता है, क्वालिटी मारता है कोई भी प्रोजेक्ट का। इवन तो अगर अच्छे ईमानदारी से भी प्रोजेक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट हमेशा 15% प्रॉफिट इंक्लूडेड देता है अपने बजट में। लेकिन अब अच्छे से तो हमने एस्टिमेशन एनालिसिस किया नहीं, तो बिकॉज ऑफ लैकनेस ऑफ आवर स्किल आवर प्रोफेशन हमने एजम्पशन रेट डाल दिया, लमसम डाल दिया। अब आगे चल के जब प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो आगे चल के पता चला ये प्रोजेक्ट तो अब हमसे हो ही नहीं पाएगा, तब ये लोग क्वालिटी से समझौता करते हैं, क्वालिटी मारते हैं। So that all are the irregularities activities which is not acceptable by any working department. So these all are the tendering procedure, the basic things I have elaborate here. So in detail, we are just giving the training related to the tendering, contract and procurement management. So in detail हम लोग उसमें डिस्कशन करते हैं, सारा चीज डिटेल में डिस्कशन करते हैं। टेंडरिंग में जो हम लोग ट्रेनिंग देंगे उसमें सारा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोग कैसे प्रोसीजर बिडिंग होता है, कैसे टेंडर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। टेंडर बिडिंग करने का भी स्ट्रेटेजी होता है। जो दो एनवेलप का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ एनवेलप यहाँ पे दो है, एक टेक्निकल और एक फाइनेंशियल। इसमें भी क्या स्ट्रेटेजी किया जाए कि फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग रहा जाए एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर बिडर, तो ये सारा चीज होता है। नेक्स्ट इधर हम लोग देखेंगे साइड में, जैसे साइड में चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिया है टेंडर बाय लोकेशन। टेंडर बाय लोकेशंस क्या है,